किया गया। इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोड़ा इलाके में एक शख्स की 2 रोज पहले ईद के दिन चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तनाव पैदा हो गया है। गुरुवार की रात हुई चाकूबाजी में एक शख्स घायल हो गया था, जिसे नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों में पुरानी रंजिश में यह हत्या की गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान 17 साल के सूर्या चौहान के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक सूर्या चौधरी स्कूल के पास गली में खड़ा था, तभी असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक समेत अन्य युवकों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने सूर्या को पकड़ लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना के दौरान शोर सुनकर मृतक का भाई यश चौहान और उसकी मां मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि हमलावर सूर्या को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत नोएडा सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरा धोखे से बुलाया गया था, ठीक है, जिसने असद नाम के लड़के ने बुलाया था फोन करके घर से, ताकि आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बेटा बोला मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो उसके पेट में चाकू भोंक दिया। मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था, उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। आई समझ, मुझे सारे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। आपको फोन किया था? नहीं, घर से गया था मम्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। क्या ये लोग आपस में दोस्त थे क्या? अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। अरे भैया पहले भी कोई झगड़ा हुआ था आपस में? हाँ हुआ था, 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? ऐसे बच्चों में मोचा भर हुई थी। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांगे है खून के बदले खून चाहिए। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में ये सूचना प्राप्त होती है कि एक बच्चे को किसी दूसरे लड़के के द्वारा चाकू मार दिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा उसे उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, जहां आज उपचार के क्रम में दिनांक 29 मई को समय दिन के करीब 12 बजे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उक्त के संदर्भ में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां बकरी ईद के दिन एक युवक की चाकू गूंथ कर हत्या कर दी गई। दरअसल मामला खोड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी का है। उसी कॉलोनी के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और पूरा मामला ये है कि तकरीबन 3:30 बजे सूर्या चौहान, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, इसको आसपास के जो लड़के थे उन्होंने बुलाया, पास की गली में बुलाया और वहाँ पर तब असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक नाम के जो युवक थे उन्होंने उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि आरोपियों ने सूर्या को पकड़ लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। उसके बाद उसका भाई, उसकी मां जो है वो मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में जो आरोपी थे उसको छोड़कर फरार हो गए और फोर्टिस अस्पताल में जो सूर्या था उसे भर्ती कराया गया और उसके बाद उसकी वहीं उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले के बाद जो प्रशासन है वो उसकी सख्ती देखने को नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि कॉलोनी के बाहर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके का तनाव और ना बढ़े। परिवार की मांग है कि दोषियों की गिरफ्तारी जल्द हो, क्योंकि इस मामले में मुकदमा तो दर्ज किया गया है लेकिन गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं। ऐसे में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। गाजियाबाद से पुरानी रंजिश के चलते ईद के दिन चाकू मारने का मामला सामने आया है। जैसा कि आप पीड़िता को सुन रहे थे कि बेटे ने कहा कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन वो वापस नहीं लौटा और ऐसे में परिवार का ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। एक तस्वीर में रोता बिलखता परिवार आपको दिखाई दे रहा है। वहीं मृतक सूर्या चौहान, जिसे धोखे से बुलाया गया और ईद के दिन मौत के घाट उतार दिया गया। ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं, गाजियाबाद में ईद के दिन इस हत्या कांड को अंजाम दिया गया। और वहीं दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत यह है कि बेटियों को अपमानित करने की घटना निंदनीय है। शादी के बाद परिवार को अपमानित करना सही नहीं है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नसीहत दी है। बेटियों को अपमानित करने की घटना
निंदनीय बताया है। शादी के बाद परिवार को अपमानित करना सही नहीं है। आपने देखा किस तरीके से अभी हाल ही में एक के बाद एक कई दहेज उत्पीड़न के मामले आए, यहां तक कि कई घटनाओं में हत्या या सुसाइड तक की नौबत आ गई बेटियों के साथ। और ऐसे में ये टिप्पणी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाना बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। और दहेज उत्पीड़न के मामलों पर डाउरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नसीहत दी गई है कि बेटियों को अपमानित करने की घटना निंदनीय है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी के बाद परिवार को अपमानित करना सही नहीं है। दहेज के लोभ में, लालच में, पैसों के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, जेवर के चक्कर में, कैश के चक्कर में बेटी के परिवार को अपमानित करना, प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। और वहीं नोएडा की बेटी एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर खुलासा दिल दहला रहा है। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह अब सीबीआई की गिरफ्त में है। कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया है और अब सीबीआई उस रात की सच्चाई खंगालने में जुट गई है जिस रात ट्विशा ने आत्महत्या की थी। घर के अंदर क्या हुआ था उस रात? डिजिटल रिक्रिएशन से खुलेगा राज। ट्विशा की आखिरी सांस का हिसाब। ट्विशा की मौत का सच तलाश रही सीबीआई। ट्विशा शर्मा मामले की सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शक की परतें और गहरी होती जा रही है। शुक्रवार को जांच एजेंसी ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने दोनों से गहन पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने इसे मंजूर भी कर दिया। अब एजेंसी की कोशिश है कि दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर उस रात का सच बाहर निकाला जाए। आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई? कौन सच बोल रहा है, कौन कुछ छिपा रहा है और कौन सी वो कड़ियां हैं जो अब तक जोड़ नहीं पाई? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में अब सीबीआई जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब इस कोर्ट में टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। मतलब मौत से पहले ट्विशा ने आखिरी घंटे में क्या किया, किससे बात की, किस कमरे में गई, कौन उसके आसपास था, हर सेकंड का डिजिटल रिक्रिएशन तैयार किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, वाईफाई लॉग, कॉल रिकॉर्ड, यहाँ तक कि घर के कमरों की फोरेंसिक मैपिंग तक को जोड़ा जा रहा है ताकि उस रात का सच एक बार फिर आंखों के सामने जिंदा किया जा सके। सीबीआई अब ट्विशा का डिजिटल अवतार तैयार कर रही है। एक वर्चुअल ट्विशा जो बताएगी कि मौत से पहले वो घर में कहां थी, किस वक्त कौन उसके कमरे में आया, कौन बाहर गया और आखिर वो कौन सा पल था जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। जांच में जो सबसे दर्दनाक बात सामने आई है वो लालच की कहानी है। सूत्रों के मुताबिक ट्विशा ने करीब 20 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे थे और शादी के बाद पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह उस पर इन्हें अपने नाम कराने का दबाव बनाते थे। बताया जा रहा है कि वियतनाम ट्रिप से लौटने के बाद जब दोनों को इन शेयरों की जानकारी मिली तब से ट्विशा पर दबाव बढ़ने लगा था और सिर्फ पैसे का नहीं दहेज का भी ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर कई बार दर्द बांटा था। उसने बताया था कि उससे हाथापाई की जाती है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि बच्चे को लेकर भी ताने दिए जाते हैं। सोचिए, एक बेटी जो अपने घर वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सुरक्षा चाहती थी, वो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। 28 मई की सुबह सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। 7 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ चली और फिर रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अब जांच एजेंसी को ऐसे सबूत और संकेत मिले हैं जिनसे शक और गहरा हो गया है। सीबीआई को यह भी आशंका है कि घटना के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई। एक बेटी जो सपनों के साथ विदा हुई थी, आज उसकी तस्वीरें, उसकी आवाज, उसके मैसेज, उसके आखिरी लोकेशन सबूत बन चुके हैं। ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सीबीआई अब उसके आखिरी पलों को दोबारा जिंदा कर रही है। उस सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसका इंतजार सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।
और वहीं नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुनवाई के दौरान एनटीए को फटकार लगाई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, निगरानी के बावजूद कैसे फेल हुआ सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। छात्रों की चिंता को लेकर भी गंभीर दिखाई दे रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पीएम मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने ये तमाम बड़ी बातें कही है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही को लेकर सख्त टिप्पणी की है और कहा कि ऐसी घटनाएं केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद दर्दनाक होती हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब पहले से हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और कई सिफारिशें लागू की जा चुकी थी, तब भी ऐसी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट था, उसको आप किस नजर से देखते हैं? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि पीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और आई एम श्योर कि बहुत बड़ी राहत भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ कि सिस्टम में फिर से फेलियर नहीं हो। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी है वो। आज एनटीए की तरफ से और जो चेयरपर्सन है कमेटी के, उनकी तरफ से एफिडेविट भी फाइल करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट को भी आज देखा। उस एफिडेविट में भी कुछ चीजें लिखी थी कि जो अगले एग्जाम के लिए केयरफुली अप्लाई करेंगे वो लोग, और वो भी चीजें लिखी थी जो कि कमेटी ने कैसे रिकमेंडेशंस को फॉलो करा है। ऑल्दो हमने उसमें एक चार्ट आज कोर्ट में सबमिट करा है, अपना रिकमेंडेशंस चार्ट सबमिट करा है, जिसके हिसाब से कुछ रिकमेंडेशंस है जिसके बारे में उस एफिडेविट में जिक्र नहीं था अभी भी, और वो की बहुत इंपॉर्टेंट एनटीए की तरफ से। और कुछ वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रिंटिंग से रिलेटेड, कोरियर सर्विसेज से रिलेटेड, एक नो कॉन्फ्लिक्ट अग्रीमेंट जो होता है पेपर सेटर या वेटर के साथ, उससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमने एफिडेविट फाइल करा था कि दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव थिंग। और नीट पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। पेपर लीक माफिया को कड़ी चेतावनी दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ी चेतावनी दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। माफिया के खिलाफ स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। नीट पेपर लीक से जुड़े माफियाओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ी चेतावनी दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समाज में जितने भी माफिया घूम रहे हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका स्पीड ट्रायल होगा। धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ी ह्यूमन और टेक्निकल चूक माना जा रहा है इसको, कि टेक्निकल चूक भी हो गई, ह्यूमन चूक हो गई। क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? एक जनता के सामने एक सवाल है जो काफी, अगर 22 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे तो कम से कम उतने पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। निश्चित से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है और देश की सबकी श्रद्धा उसमें से जुटा हुआ है। आपने इन दिनों में देखा, सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया। समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं, ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग, असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे, उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा। और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी। तब इस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। और आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर 16 स्थित अंबेडकर भवन में चल रहे राजस्व विभाग के ई सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन की जर्जर हालत, खराबदायक व्यवस्था, बंद एयर कंडीशनर, टूटे फर्श, गंदे शौचालय, बैठने की कमी और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां रोज बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े काम कराने आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। इतनी पब्लिक आती है, मान लो ये आंटी आई हैं, ये अपना बेचारी बुजुर्ग महिला कि कैसे खड़ी हो, बैठे हैं, कोई हमारे यहाँ सिटिंग प्लेस नहीं होता। 1.5 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं, 1.5 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं। इतनी गंदी हालत में आप लोगों को बिठाओगे, पंखा तक यहाँ है नहीं, ऐसे कोई बात थोड़ी ना होती है।
उनमें से एक को इंचार्ज करिए आप साथ में, ताकि उसकी जिम्मेवारी रहे। मुझे ना अभी आप 1 हफ्ते में करने वाला जो काम है, सारी लाइटें, सारे एसी, टाइल वर्क और यहाँ पे ये जो है नीचे का फर्श, ये काम मुझे बताओ कितने दिन में होगा। मैं हूँ 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा आना है, शेड्यूल में नोट कर लो। 1 हफ्ते में इस पूरी जगह की मुझे फेस लिफ्टिंग चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये चलेगा नहीं। और दिल्ली में टीबी उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे 100 दिन टीबी मुक्त अभियान की कड़ी शुक्रवार को शहादरा टीबी सेंटर पहुंचे। गांधीनगर, सीलमपुर, दिलशाद गार्डन और स्वामी दयानंद अस्पताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहादरा चेस्ट क्लिनिक और पॉलिटेक्निक में विशेष अभियान चलाकर लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया। सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करना है और लोगों को समय रहते जांच और इलाज के प्रति जागरूक बनाना। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जागरूकता ही टीबी से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है और इसी सोच के तहत लगातार जमीनी स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंच सके। मेरा नाम डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल है और मैं चेस्ट क्लिनिक शहादरा में ड्यूटी हूँ। हमने आज एक यहाँ पे हमारी ह्यूमेना की लीड टीम के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया। मेनली ये होता है कि जब हम आराम से बताते हैं टीबी के बारे में तो आधे लोग चले ही जाते हैं, लेकिन जब एक बहुत सुंदर नृत्य के साथ इन्होंने ये प्रस्तुत किया तो डेफिनेटली एक टेक होम मैसेज हमारे सारे जितने लोग यहाँ हैं, चाहे वो मरीज हैं, चाहे उनके अटेंडेंट हैं, चाहे मार्केट के बाकी लोग हैं, वो एक मैसेज लेके जाएंगे साथ में कि जल्दी से जल्दी हमें टीबी की बीमारी का डायग्नोज करवाना है, इसका इलाज करवाना है और उन लोगों को जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिन्हें टीबी होने के बाकी लोगों से ज्यादा चांसेस हैं, उनको आगे आना है और उन्हें आके अपनी एक्सरे की स्क्रीनिंग करानी है, जिससे जल्दी से जल्दी उनकी बीमारी की डायग्नोसिस हो सके और उनको जल्दी इलाज कराया जा सके। हमें उन लोगों को टीपीटी की दवाई भी देनी है, जैसे कोविड के टाइम पे हम वैक्सीन दिया करते थे, उसी तरह से हमारी टीपीटी की दवाई है, जिससे कि हम जिन लोगों को टीबी नहीं है उन्हें टीबी होने से बचा सकते हैं। और जिमखाना क्लब का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि दिल्ली के 5 और क्लबों पर बंद होने की तलवार लटक गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली के 5 वाटर स्पोर्ट्स क्लबों को बंद करने का फरमान सुना दिया। डीडीए ने इन सभी क्लब मालिकों को नोटिस भेजकर 3 दिन में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। डीडीए ने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास बने इन वाटर स्पोर्ट्स क्लबों को तुरंत जमीन खाली करने के नोटिस भेजे। डीडीए ने इन सभी को 3 दिन का समय दिया है और इन दिनों में जगह नहीं छोड़ने पर बल प्रयोग की चेतावनी दी गई। सोनिया विहार के पास यमुना घाट पर बनी हुई है, ये यमुना का पूरा इलाका है। यहाँ पर कई वाटर स्पोर्ट्स क्लब चलते हैं। ऐसे एक वाटर स्पोर्ट्स क्लब में हमारी मौजूदगी इस वक्त है और कारण है कि इस वाटर स्पोर्ट्स क्लब को नोटिस दिया गया है। नोटिस मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये डीडीए की लैंड है और इसको 3 दिनों के अंदर खाली करना है, वरना इस पर एक्शन होगा। जो क्लब के मेंबर्स हैं जो यहाँ रहते हैं उनसे हम लोग यहाँ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका क्या नाम है और नोटिस आप लोग को किस लिए दिया गया है? मैडम, मेरा नाम है विनोद सिंह। मैं बीएसएफ से वीआरएस ले रखी है। बीएसएफ में मैंने यही गेम करी है और उसके बाद में इन बच्चों को मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, इन्हें सिखाता हूँ। जी, नोटिस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं भाई, क्यों दिया गया है हमें। भाई हम तो यहाँ से बच्चे ही हैं बस, जिनको हम तैयार कर रहे हैं। भाई क्या होता है स्पोर्ट्स क्लब में, क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें कैनोइंग करके हमारी एक गेम है, उसके अंदर कई पर्सनैलिटी हैं। एक क्याक हो गई, एक कैनो हो गई, एक ड्रैगन हो गई, सलालम हो गया, कई चीज़ें हैं जो हम ये चीज़ इनको कराते हैं बच्चों को। हमको मैडम कोई बैक में या कहीं पे कोई जगह दे दी जाए जहाँ पे इन बच्चों को भविष्य ना बिगड़े, इनकी प्रैक्टिस ना बेकार हो, क्योंकि 12 जून से 15 जून में इनका नेशनल चैंपियनशिप है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो मैडम ये क्या रिजल्ट वहाँ से लेके आएंगे? अब यहाँ से सामान ढो रहे हैं, प्रैक्टिस पे किसी का वो नहीं है, कोई फोकस नहीं हो पा रहा। सामान यहाँ से आप लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया? जी मैडम, नहीं तो हमें मैडम यहाँ पे बोला गया है एसएचओ द्वारा और डीडीए के द्वारा कि या तो अपना सामान आप हटाओ, नहीं तो हमें तोड़ेंगे इसको। तकरीबन 20 सालों से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, सीख रहे हैं। तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर सीखते हैं, बता रहे हैं कि इनकी चैंपियनशिप भी है 12 जून से और उससे पहले ये नोटिस यहाँ पर आ गए। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस रो में जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हमारे राइट साइड में 2 क्लब्स है, हमारे इस तरफ फिर एक और क्लब है और सभी 4 क्लब्स को नोटिस आया हुआ है कि उनको यहाँ से ये जगह खाली करनी होगी। यहाँ पर से भी तमाम सामान जो है जा चुका है। ये आप देख रहे हैं टिन का स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, क्योंकि वैसे भी आप यमुना
क्योंकि ओजोन में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते हैं, तो ये टिन के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। जाहिर तौर पर इनके इक्विपमेंट से यहाँ रहा करते होंगे, वो अब नहीं है। एक तरफ बस जो पैडल्स है वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में इनको नोटिस दिया गया है कि ये जल्द से जल्द इसे खाली करें, वरना इसको बुलडोज कर दिया जाएगा। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि यमुना के ओजोन को लेकर डीडीए और एनजीटी के आदेश पर कोर्ट के बाद कई जगहों को इसी तरीके से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के बड़े इलाके में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इन दिनों यमुना नदी में पानी कम होने की वजह से पानी वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है। पानी उत्पादन के लिए जलाशय का लेवल 674.50 फीट होना चाहिए, लेकिन इससे पानी 7 फीट कम है, जिसके बाद नदी में मौजूद मजदूरों की मदद से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आपको ये यकीन हो सकता है कि इस वक्त मैं यमुना में हूं। जी हाँ, मेरी मौजूदगी इस वक्त वजीराबाद के बांध के पास है और ये पूरी जगह जो आपको तस्वीर में नजर आ रही है जहां मैं खड़ी हूं, ये यमुना नदी है जो फिलहाल पूरी तरीके से एक ड्राई पैच यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये बांध है, पीछे आपको नजर आ रहा है और ये बांध तक आपको इसी तरीके से रेत बालू नजर आएगी। एक पूरा ड्राई पैच नदी के बीचों बीच बना हुआ है। पानी का यहाँ नामो निशान नजर नहीं आता। बहुत कोने में थोड़ा बहुत पानी जरूर नजर आता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ड्राई पैच की तरह यहाँ पर दिख रहा है, जैसे टापू से बन जाते हैं बीच बीच में, वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी तरफ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांध के दूसरी तरफ आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी आपको वहां नजर आ रहा है और फिर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वजीराबाद का WTP यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां तक पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से यमुना से ही एक नहर को काट कर मैनुअली आप देखें अगर तो एक पूरा रास्ता बनाया जा रहा है ताकि जो मुख्य द्वार है उस WTP का वहां तक ये पानी पहुंचाया जा सके। और तमाम लोग जो यहाँ काम पर लगे हैं, हाथ में फावड़ा लिए, ये मिट्टी को साइड करते हुए एक पूरा रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से यहाँ बात भी करने की हम कोशिश करेंगे कि दरअसल यमुना के बीचों बीच हो क्या रहा है। भैया क्या हो रहा है यहाँ, क्या कर रहे हैं? ये तो वाटर बॉक्स में पानी जा रहा है, वही साफ कर रहे हैं। तो ये कैसे यहाँ से ये बनाया है रास्ता पूरा वहाँ तक जाने के लिए? हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से। और यहाँ से पीछे आपको सीधा एक बिल्डिंग नजर आ रही है, वो वजीराबाद का WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। दिल्ली के जो 2 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें से एक वजीराबाद का है, जिसमें दिल्ली की बहुत जो कहूँ मैं कैपेसिटी MGD की बहुत इसमें होती है, जो पटेल नगर तक पानी ट्रांसफर करता है। ऐसे में इसका प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन इस वजह से कम हुआ है कि पॉन्डेज लेवल जो है वजीराबाद का, उसमें तकरीबन 7 फीट की गिरावट है, यानी कि 7 फीट का पानी तो केवल पौंड के इलाके से ही कम हुआ है। और जहां मैं खड़ी हूं इस वक्त ये यमुना का मैक्सिमम लेवल है। बांध के पास पानी सबसे ज्यादा होता है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार मजदूर जो हैं वो फावड़ा ले लेकर रास्ता बना रहे हैं ताकि पानी सीधा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जा पाए, जिससे कि पानी वहां पहुंचे, उसका प्रोडक्शन हो और दिल्ली के तमाम वो इलाके जहां पर फिलहाल पानी की किल्लत बनी हुई है उन तक पानी पहुंच पाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।